जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी विद गुरुजी के इस छोटे से परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर न करते हुए प्रश्नों के सिलसिला को हम शुरू करेंगे। इससे पहले चाहेंगे आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम में आप सभी के। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे जितने भी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएं उन सब की जानकारी आप सभी को मिल सके। तो देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। प्लेग है, पूछा जा रहा है प्लेग है, तो प्लेग क्या है? तो प्लेग के बारे में हम आपको बता दें, प्लेग है एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्लेग के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसे किन और नामों से जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसको क्या जानते हैं? इसको ताउन या पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ताउन या पेस्ट आदि नाम भी दिए गए हैं। जो कि किससे हुआ है तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यह हुआ है किससे? पास्चुरेला पेस्टिस से। किससे हुआ है? पास्चुरेला पेस्टिस से नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से यह उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रश्न के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट है क्या सब्जी एवं फलों के छिलके? नहीं, बिल्कुल नहीं। घरों की नालियों का गंदा पानी? तो इस प्रश्न को देखते हैं। सब्जी एवं फलों के छिलके? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। गैसीय अपशिष्ट नहीं है। घरों की नालियों का गंदा पानी? ये भी नहीं हो सकता। खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरा? ये भी नहीं हो सकता। इसका सही जो आंसर होगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं क्या है? यह एक गैसीय अपशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो दूर दूर प्रसारित होने वाले पौधों की अगर बात करें तो वह होंगे कायिक जनन द्वारा वितरित जो होते हैं, यह दूर दूर तक प्रसारित होने वाले पौधे होंगे। इसमें क्या होता है कि पौधों के तना, जड़ या पत्तियों द्वारा दूसरे पौधों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन पौधे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावी किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है सहभोजी। सहभोजी कहलाता है। सहभोजी बता दें आपको कि जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। तो सहभोजी जो होता है परपोषी में आता है। इसमें क्या होता है कि ये चार प्रकार के परपोषी होते हैं। इसमें यह एक सहभोजी भी होता है। सहभोजी जो होते हैं, सहभोजी बिना अपने जो दूसरे जीव को बिना किसी प्रभाव के, बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही अपने भोजन को लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल होगा। अब यहां पर आप देखिए, पूछ रहा है जब मोर यहां पर है, मोर किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप को खाता है मोर। और सांप किसको खाता है? कीड़ों को खाता है। कीड़ों को खाता है। और कीड़े किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। तब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या होगा। पूछा जा रहा है आपसे कि मोर का पोषण तल क्या होगा। तो अब आप बताइए मोर का पोषण तल क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। मोर क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देखिए यहां पर पौधे नीचे हैं, कीड़े हैं, फिर सांप है, फिर मोर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको अगली स्लाइड में कुछ और जानकारी दे देते हैं, देखते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए,
कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है कि पौधे जो होते हैं सूर्य से प्रकाश लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक होते हैं। और पौधों को खाने वाले क्या होते हैं, टिड्डे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, खरगोश होती हैं, बकरियां होती हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। और मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उत्पादक को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी वो खा जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए टिड्डों को खाने वाले कीड़ों मकोड़ों को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। और सांप को कौन खा जाता है, चील, बाज या मोर खा जाते हैं। तो चील, बाज, मोर जो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, सांप द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, जो शाकाहारी भोजन करने वाले होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि घास को कौन खाया, टिड्डे खा गए। और टिड्डों को कौन खा गया, सांप खा गया। सांप को कौन खा गया, मोर खा गया। आपसे यही पूछा गया था। तो आप देखिए कि मोर कहां पर है, मोर एकदम शीर्ष पर पहुंच जा रहा है। मोर कहां पर हो जा रहा है, शीर्ष पर पहुंच जा रहा है। पहले क्या है, घास हो जा रहा है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो जा रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जा रहा है और तृतीयक उपभोक्ता सबसे पहले मोर, चील, बाज ये सब हो जाते हैं। और एक और सोचने वाली बात है कि अगर घास सड़ जाता है, सूख जाता है, तो उसको कौन खत्म करता है, उसको अपघटक खत्म करते हैं। अब देखिए अपघटक जो है इनको खत्म करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, सफाया करते हैं। अगर प्राथमिक उपभोक्ता, इनको भी कौन खत्म करता है, अपघटक खत्म करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को भी अपघटक ही खत्म करते हैं और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं इनको भी कौन खत्म करता है, अपघटक करते हैं। अगर चील, बाज ये सब अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको कौन खत्म करता है, सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है, तो करते हैं अपघटक कहते हैं। अपघटक जो होते हैं ये करते हैं। अपघटक को ही पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और ये पुनः इनको खत्म करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे यह क्या होते हैं, तो पुनः पेड़ पौधों के काम में आ जाते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है। तो कायांतरित सेल की अगर हम बात करें तो वह होता है संगमरमर। संगमरमर जो होता है कायांतरित सेल होता है। सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जिनको सभापति कहा जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। सभापति कहा जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि निम्न में से सर्वाधिक जो मिट्टी का विस्तार हुआ है वह है जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, नदियों के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, तो नदी द्वारा निर्मित होता है। यह नदी द्वारा। काली मिट्टी की बात करें तो यह ज्वाला द्वारा निर्मित होता है। जो लावा फूटता है, लावा के द्वारा, ज्वालामुखी के लावा द्वारा जो होता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है, जो कि नदियों के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं, पूरा हमने आपको पिरामिड में समझा दिया है। इस प्रश्न का आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आप सभी को हम बता दे रहे हैं, वह होता है प्रथम चरण उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। आप एक बार पिरामिड को फिर से जाकर के देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो समस्या समाधान विधि का गुण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा के लिए पहले क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित विधि होती है। आप लक्ष्य को केंद्रित करेंगे, सृजनात्मक विधि होगी दूसरा, और दूसरा क्या होगा, रचनात्मक
विधि होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाओं की अगर हम बात करें तो आप देखिए क्या होगा, यह विधि मितव्ययी नहीं है, क्या ये सही होगा? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता सेन करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, ये होगा। या इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता सेन करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यह प्रेक्षण विधि की सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है तो आपको बता दें, इकोसिस्टम जो दिया था एजी टांसले ने दिया था। कब, कौन दिया था? एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने दिया था। कब दिया था? 1935 में इन्होंने 1935 में इन्होंने बताया था। एजी टांसले इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का नाम इन्होंने दिया था। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलन तंत्र ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। इसमें क्या होता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। हाथ आपके जो होते हैं मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जो कि किसमें नापता है? रिएक्टर पैमाना में। किसमें नापता है? रिएक्टर पैमाना में। सिस्मोग्राफ होता है और किसमें मापता है? रिएक्टर पैमाना में मापता है। इस ऑप्शन का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ है, जो कि रिएक्टर पैमाने में भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह हैं वह है बुध। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य ये सूर्य हो गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य हो गए, ये सूर्य हो गए, और ये मरकरी जिन्हें हम बुध कहते हैं, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, प्लूटो, यम, जिन्हें अभी प्लूटो को जो है ग्रहों से बाहर कर दिया गया है क्योंकि ये ग्रहों के कंडीशन को नहीं फॉलो कर पा रहे थे, तो इनको प्लूटो को बाहर करके अभी ग्रहों की संख्या की बात करें तो 8 ही ग्रह माने जाते हैं। कौन से? बुध को माना जाता है, बुध को माना जाता है, शुक्र को माना जाता है, पृथ्वी को माना जाता है, मंगल को माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है, शनि को माना जाता है, अरुण और वरुण को माना जाता है, जबकि यम को इसमें रखा गया है बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तो पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा, बृहस्पति पांचवा, शनि छठा और यूरेनस अरुण जो है 7वें, वरुण 8वें स्थान के ग्रह हैं। तो आप दूरी के क्रम में इन चीजों को देख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आप दूरी के संबंध में समझ चुके होंगे। तो मरकरी को बुध कहते हैं, वेनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण और प्लूटो को यम के नाम से जाना जाता है। यह 9 ग्रहों के बारे में है, जो कि प्लूटो को भी बौने ग्रहों में रखा गया है। तो उम्मीद है आप सभी ग्रहों के बारे में समझ गए होंगे, उनकी दूरी के बारे में समझ गए होंगे। तो आपके सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की भी अगर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप यहाँ पर आकार में ही देख रहे होंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य जो इसका अभ्यारण्य है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो आपको बता दें निरीक्षण विधि की विशेषता यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि है, निरीक्षण विधि की विशेषता है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, तो यह भी है।
बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। यह नहीं है। यह विधि विभिन्न संरक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। यह बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो इसकी विशेषता पूछा है, नहीं है, तो यहाँ पर विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में है। तो यही इस प्रश्न का सही हुआ कि निरीक्षण विधि नहीं है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वह माना जाता है सपिंडित प्राकृतिक गैस, जिसे हम बोलते हैं CNG के नाम से भी जानते हैं, CNG के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अभी पिछले वीडियो में हमने जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? तो चिपको आंदोलन के बारे में हम आपको बता दें सबसे पहले कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था 1973 में हुआ था। उस समय जब हुआ था तो यहाँ कहाँ पर हुआ था? यूपी में हुआ था। लेकिन अभी क्या है, अगर पूछे कि अभी जो है तो वह कहाँ पर है? यूके, जिसे हम उत्तराखंड भी कहते हैं। उत्तराखंड में अभी यह उत्तराखंड के चमोली जिले में उस समय वर्तमान जब हुआ था 1973 में, तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। लेकिन अभी जो पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन से जगह पे है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां पर हुआ था यह चिपको आंदोलन। लेकिन उस समय जब हुआ था तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश से अब इसको अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले में स्थित है जहां पर हुआ था चिपको आंदोलन, तो अब आप उत्तराखंड लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस जब हुआ था तो उस समय राजधानी कौन सी थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश राजधानी थी। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ था कि चिपको आंदोलन में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है? तो इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति जो है प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है परागकोश में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया हुआ है कि जैविक समुदाय में उपभोक्ताओं के बारे में। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह होते हैं शाकाहारी, जो कि उत्पादक को खाते हैं, घास या घास को खाने वाले तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में हमने पूरे विस्तार से आपको बताया है। पिछले स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा, वहां से आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? तो वह है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है यह ज्वर नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर्वप्रथम जो किया था लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसका? रुधिर वर्ग की खोज इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1973 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, आलू प्याज अदरक। आलू प्याज अदरक जो है क्या है? तो आलू प्याज अदरक जो है यह क्या है? यह एक तना है। यह एक तना है। आप सभी को बता दें कि जो भी अगर जड़ों की अगर बात की जाए तो जड़ें जो होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जड़ें कुछ इस प्रकार से जिनके होते हैं, वह क्या होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, ये सभी जमीन के अंदर होते हैं। तो ये जो इस प्रकार से होते हैं, ऐसे बने होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जड़ें होते हैं। जैसे कि मूली हो गया, आप देख सकते हैं मूली होता है, ऐसे मूली हो गया और गाजर हो गए। इन सबके क्या होते हैं? जड़ें इस प्रकार से अंदर होती हैं। तो इनसे ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जड़ें होती हैं, जो कि मिट्टी के अंदर ये सब होती हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पाई जाती हैं यह क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जबकि आलू जो होता है, आलू प्याज अदरक ये सब क्या होते हैं? ये सब तना होते हैं।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोश की सूक्ष्म जीव है, तो एक कोश की सूक्ष्म जीव है जो है वह पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोश की सूक्ष्म जीव है जो गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखर, खाइयों या गड्ढों में भरे पानी इत्यादि में पाया जाता है। यह किसके संघ का है? तो यह संघ जो इसका है वह है प्रोटोजोआ संघ। आपसे पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम कौन से जीव का संघ है? तो यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन करता है? तो साबुन का जो विस्थापन करता है वह करता है रीठा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।